जय हिंद 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने उपसय संयोजी रसायन स्टार्ट किया था। आज उपसय संयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है उसकी विधि देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा इसको। अगर ये याद नहीं होगी आपको तो आप नामकरण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग है हमारे पास उपसय संयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण करने की विधि। उपसह संयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण करने की विधि। IUPAC नामकरण करने की विधि। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे नामकरण किया जाएगा। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो देख लीजिए। पहला पॉइंट कहता है कि संकुल यौगिक या उपसय संयोजी यौगिकों का नामकरण करते समय सबसे पहले धन आयन तत्पश्चात ऋण आयन का नामकरण किया जाता है। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? धनायन का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे ऋणायन का नाम। अब आप कहेंगे कि धनायन क्या होता है और ऋणायन क्या होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लें, सोडियम क्लोराइड, तो इस पर होता है प्लस चार्ज और इस पर कौन सा? माइनस चार्ज। यानी जो पहले लिखा रहेगा वो धनायन होगा और जो बाद में लिखा रहेगा वो ऋणायन हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? ऋणायन हो जाएगा। ठीक है, यही नियम लागू करेंगे संकुल यौगिकों के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में कि संकुल यौगिक का नामकरण करते समय सर्वप्रथम धनायन तत्पश्चात ऋणायन का नामकरण किया जाता है। सर्वप्रथम धनायन तत्पश्चात ऋणायन का नामकरण किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, इसमें धनायन कौन होगा, ऋणायन कौन होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया था K4FeCN6। ठीक है, ये है। तो इसमें ये जो है इधर वाला ये धनायन कहलाएगा और ये पूरा ये कहलाएगा ऋणायन। तो सबसे पहले धनायन का नामकरण, इसके बाद ऋणायन का नामकरण करेंगे। सबसे पहले धनायन का नामकरण, इसके बाद ऋणायन का नाम करेंगे। अब हो सकता है पलट भी जाए, कुछ ऐसा लिख दे। ये दिया गया दूसरा संकुल यौगिक है, तो इसमें ये वाला हो जाएगा धनायन और ये वाला हो जाएगा ऋणायन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहली विधि है यहाँ पर, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली विधि है कि संकुल यौगिक का नामकरण करते समय सर्वप्रथम धनायन तत्पश्चात ऋणायन का नामकरण किया जाता है। तो इसमें ये पहले तो ये धनायन हो गया और ये ऋणायन हो गया। इसमें ये वाला पहले तो ये धनायन हो गया और ये वाला ऋणायन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि संकुल यौगिकों का नामकरण करते समय सर्वप्रथम धनायन तत्पश्चात ऋणायन का नामकरण किया जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट किसके लिए है? उपसय संयोजन क्षेत्र के लिए। उपसय संयोजन क्षेत्र ये अलग बड़ा ब्रैकेट ही कहलाता था उपसय संयोजन क्षेत्र, बाहर वाला तो आयतन क्षेत्र कहलाता है। उपसय संयोजन क्षेत्र का नामकरण, उप हेडिंग डाल लेंगे दूसरे पॉइंट में, उपसय संयोजन क्षेत्र का नामकरण। इसका नामकरण कैसे करेंगे? उपसय संयोजन क्षेत्र का नामकरण, इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा लिगेंड का नाम, यानी सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखा जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो उपसय संयोजन क्षेत्र का नामकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले लिगेंड का नाम, यही है उपसय संयोजन क्षेत्र। इसमें ये केंद्रीय धातु परमाणु होती है और ये लिगेंड होती है, यानी सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम, इसके बाद लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे रोमन अंकों में। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी रोमन अंकों में। रोमन अंकों में, कौन से अंकों में? रोमन अंकों में। रोमन अंक तो जानते ही हैं सभी आप लोग, रोमन अंकों वाले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? तो पहला पॉइंट ये हो गया कि सर्वप्रथम धनायन तत्पश्चात ऋणायन का नामकरण किया जाता है। दूसरा पॉइंट उपसय संयोजन क्षेत्र का नामकरण करने के लिए, उसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे और केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे रोमन अंकों में। कौन से अंकों में? रोमन अंकों में। ठीक है, इसके बाद अब लिगेंड के नामकरण की बारी आती है। किसकी? लिगेंड के नामकरण की बारी आती है। तीसरा, लिगेंड की परिभाषा पिछली क्लास में अपन पढ़ ही चुके थे। लिगेंड का नामकरण, लिगेंड का
नामकरण। तीसरे पॉइंट में हेडिंग डालेंगे लिगेंड का नामकरण। लिगेंड 2-3 प्रकार का होता है। पहला पॉइंट ऋणावेशित लिगेंड। ऋणावेशित लिगेंड, अगर किसी संकुल यौगिक में ऋणावेशित लिगेंड है तो उसके नाम में ओ जोड़ेंगे। ऋणावेशित लिगेंड के नाम में क्या जोड़ेंगे? ऋणावेशित लिगेंड के नाम में ओ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ओ। दूसरा पॉइंट, अगर धनावेशित लिगेंड है, कैसा लिगेंड? धनावेशित लिगेंड है तो उसके नाम में ईएम जोड़ देंगे। ऋणावेशित लिगेंड के नाम में ओ जोड़ेंगे और धनावेशित लिगेंड के नाम में ईएम जोड़ेंगे। अभी एग्जाम्पल में बताऊंगा, आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। तीसरा, उदासीन लिगेंड है। अगर उदासीन लिगेंड, कोई चार्ज नहीं, उदासीन लिगेंड है तो उदासीन लिगेंड भी अब ये 3 तरीके के हो जाते हैं। इसमें अगर उदासीन लिगेंड में पहला हमारा मान लो अकार्बनिक है, अकार्बनिक है तो उसके नाम में इल जोड़ेंगे। और दूसरा कार्बनिक है, कार्बनिक है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो नाम है वही, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं। उदासीन लिगेंड 2 तरीके के, अगर अकार्बनिक है तो उसके नाम में इल जोड़ेंगे और अगर कार्बनिक है तो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों के का IUPAC नामकरण करने की विधि क्या है। तो पहला पॉइंट है इसका कि संकुल यौगिक का नामकरण करते समय सर्वप्रथम धनायन तत्पश्चात ऋणायन का नामकरण किया जाएगा। यानी सबसे पहले जो धनायन होगा उसका नाम लिखेंगे, जैसे इसमें ये, तो पहले इसका नाम लिखेंगे फिर इसके बाद इस पर पहुंचेंगे। या इसमें ये धनायन है तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा फिर उसके नाम का लिखा जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है उपसहसंयोजन क्षेत्र का नामकरण करने के लिए उपसहसंयोजन क्षेत्र का नामकरण कैसे करेंगे। यही है उपसहसंयोजन क्षेत्र, बड़े ब्रैकेट के अंदर वाला। उपसहसंयोजन क्षेत्र में सबसे पहले लिखा जाएगा लिगेंड का नाम, इसके बाद लिखा जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी रोमन अंकों में। ठीक है। इसके बाद लिगेंड का नामकरण, क्योंकि एक तरीके का लिगेंड तो होता नहीं, लिगेंड का नामकरण अगर ऋणावेशित लिगेंड है तो उसके नाम में ओ जोड़ेंगे, धनावेशित लिगेंड है तो उसके नाम में ईएम जोड़ेंगे। उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड 2 तरीके के होते हैं, अकार्बनिक है तो इल जोड़ेंगे, कार्बनिक है तो कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। ठीक है। चलिए अब इनके एग्जाम्पल देख दीजिए। लिगेंड के एग्जाम्पल तीनों तरीके के देख लेते हैं, ऋणावेशित, धनावेशित और उदासीन। ये आपको याद होना चाहिए, आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना, नामकरण में आसान हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। देखें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तीनों प्रकार के लिगेंड के। सबसे पहले देख लेते हैं ऋणावेशित लिगेंड। ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड देख लेते हैं। ठीक है। ऋणावेशित लिगेंड सबसे पहले Cl माइनस कहलाता है, नाम है क्लोरो, देखो ओ का उच्चारण आया क्लोरो। दूसरा Br माइनस नाम है ब्रोमो, ब्रोमो। तीसरा I माइनस आयोडो, आयोडो। देखिए सभी में उच्चारण ओ हो रहा है। Fa माइनस फ्लोरो, नाम क्या है फ्लोरो। पांचवा 2 माइनस कार्बनेटो, नाम क्या होता है कार्बनेटो। CO3 ऊपर 2 माइनस होते हैं, नाम होता है कार्बनेटो। 6 SO4 पर 2 माइनस होते हैं, नाम होता है सल्फेटो, सल्फेटो। 7 Cn माइनस नाम होता है साइनो, साइनो। 8 SCN माइनस नाम होता है थायोसाइनो, थायोसाइनो, थायोसाइनो। ठीक है। 9 OH माइनस या C2H4 माइनस,
C2H4 नहीं, C2O4 माइनस, OX होता है ये, OH नहीं होता, OX, ठीक है, O4 माइनस, C2O4 माइनस, कितने माइनस, वो भी 2 माइनस, या इसी को क्या लिखा जाता है वो देख लो, C, एक C, एक और एक 2C, 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, माइनस, सॉरी सिंगल माइनस, 2 माइनस नहीं, इसका नाम होता है, तीनों को एक ही नाम है ऑक्सिलेटो, ऑक्सलेटो, नाम क्या है, ऑक्सिलेटो, नाम क्या है, ऑक्सिलेटो, इन तीनों का एक ही नाम है ऑक्सिलेटो। 9 हो गए, 10वां EDTA, EDTA के ऊपर 4 माइनस, नाम होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटो, ठीक है। ये आपको कुछ याद होना चाहिए, आगे एग्जाम्पल करेंगे तो उनमें और भी आएंगे, तो अपन वो बाद में उन्हीं के साथ देखते चलेंगे, ठीक है। फिलहाल इतने आपको याद होने चाहिए 10। तो Cl माइनस क्लोरो, Br माइनस ब्रोमो, Aid माइनस आयोडो, F माइनस फ्लोरो, CO3 2 माइनस कार्बोनेटो, SO4 2 माइनस सल्फेटो, Cl माइनस साइनो, SCl माइनस थायोसाइनो, OX या C2O4 माइनस, या इस तरीके से ऑक्सिलेटो, EDTA 4 माइनस, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटो। देखो सभी के नाम में उच्चारण में O आ रहा है, क्या आ रहा है, O आ गया, तो ऋणावेशित लिगेंड हो गए। पॉइंट A डाल लेते हैं। पॉइंट B में देख लेते हैं धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड जिन पर प्लस चार्ज होगा, धनावेशित लिगेंड ANO प्लस, नाम होता है नाइट्रो सोनियम, बताया था। अगर धनावेशित लिगेंड है तो उसके नाम में EM जोड़ा जाएगा, जुड़ गया, नाइट्रोसोनियम हो गया, NO2 प्लस, नाम होता है नाइट्रेनियम, NH2 प्लस, नाम होता हाइड्रेजीनियम, नाम क्या होता है, हाइड्रेजीनियम। तो ये हो गए हमारे पास धनावेशित लिगेंड। पॉइंट C, उदासीन लिगेंड, चलिए देख लीजिए उदासीन लिगेंड में, ये 1 2 3 हो गए थे इसमें। एक H2O को कहा जाएगा एक्वा, जल नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, एक्वा। NH3 को कहा जाता है एमीन, क्या कहा जाएगा, एमीन। तीसरा CO को कहते हैं कार्बोनिल, इल जुड़ गया, देखिए कार्बोनिल, क्या कह देंगे, कार्बोनिल। चौथा EN, एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। तो ये हो गए कुछ उदासीन लिगेंड। कैसे लिगेंड, उदासीन। तो हमने लिगेंड के कुछ प्रकार देख लिए, जिसमें ऋणावेशित लिगेंड ये है हमारे पास, आपको याद होना चाहिए। धनावेशित लिगेंड याद होना चाहिए, उदासीन लिगेंड आपको याद होना चाहिए। याद होंगे तभी आप नामकरण कर पाओगे, नहीं तो नामकरण नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका काम है याद करने का, ठीक है। अब आगे कितने, 3 पॉइंट हो गए थे। चौथा पॉइंट सुन लीजिए, यदि किसी संकुल यौगिक में एक से अधिक लिगेंड है, मान लो 2 लिगेंड आ गए, 3 लिगेंड आ गए, तो क्या किया जाएगा। तो यदि किसी संकुल यौगिक में एक से अधिक लिगेंड हैं तो उनका नामकरण, उन्हें जो क्रम प्रदान किया जाएगा, यानी सबसे पहले किसका नाम लिखें, फिर उसके बाद किसका नाम करें, फिर उसके बाद किसका नामकरण करें, ये दिक्कत हो जाएगी ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम के अनुसार नामकरण कर दिया जाएगा। यानी अगर किसी का ए से शुरुआत हो रहा है, कोई लिगेंड का नाम ए से आ रहा है, तो उसको पहले एक वाले को लिखा जाएगा, फिर बी वाले को लिखा जाएगा, फिर सी वाले को। जैसे इसमें मान लो Br और Cl दोनों आ गए, तो सबसे पहले ब्रोमो का नामकरण लिखेंगे, फिर क्लोरो को नामकरण करेंगे। बात आ रही समझ में। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार नामकरण किया जाएगा। तो फिर से सुन लीजिए, चौथा पॉइंट लिखेंगे, यदि किसी
संकुल यौगिक में एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हैं तो उन्हें उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाता है या उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार क्रम प्रदान किया जाता है। ठीक है। दूसरा कितने हो गए? 4 के बाद 5वां पॉइंट, यदि किसी लीगेंड में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्द आ जाएं, यदि किसी लीगेंड में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्द आ जाएं, जैसे कि इसमें कहाँ गया, ये देखिए एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटो है, पहले से ही है डाई, इसमें भी ईएन एथिलीन डाइएमीन डाई शब्द आ रहा है। अगर ये शब्द आ जाएं, यदि किसी लीगेंड में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा शब्द आ जाएं तो दो के लिए उपयोग करते थे वैसे डाई का, 3 के लिए ट्राई का, 4 के लिए टेट्रा, तो अब 2 के लिए डाई नहीं लिखेंगे, 2 के लिए लिखेंगे बिस, 3 के लिए लिखेंगे ट्रिस और 4 के लिए लिख देंगे टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस शब्दों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। तो 5वां पॉइंट कहता है यदि किसी लीगेंड में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा शब्द उपस्थित हैं तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस का उपयोग किया जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है। अब आगे और बढ़े। कितने पॉइंट हो गए? 5 हो गए, ध्यान रखना। 5 छठे से पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है वो सुन लो। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि यदि हमारा जो संकुल है, संकुल या आयनन क्षेत्र है, वो अगर ऋण आवेशित है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 जोड़ दिया जाएगा। केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में क्या जोड़ देंगे? 8 जोड़ देंगे। छठा पॉइंट कहता है कि यदि संकुल ऋण आयनिक है या आयनन क्षेत्र ऋण आयनिक है, जैसे ऋण आयनिक का मतलब बाद में लिखा हो, जैसे FeCN6, ठीक है, ये पहला ये धनायन वाला होता है और ये दूसरा ऋण आयन वाला हो, तो यदि हमारा संकुल ये जो है संकुल या उपसंयोजन क्षेत्र ऋण आयनिक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 जोड़ दिया जाएगा। केंद्रीय धातु के नाम में 8 जोड़ दिया जाएगा। तो छठा पॉइंट कहता है कि यदि हमारा संकुल या उपसंयोजन क्षेत्र ऋण आयनिक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 जोड़ दिया जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे इसी में ये ऋण आयनिक हो गया तो Fe को आयरन नहीं फेरेट लिखा जाएगा। निकिल है तो निकिलेट लिखा जाएगा, निकिल नहीं पढ़ा जाएगा, निकिलेट 8 जोड़ेंगे। सिल्वर को पढ़ा जाएगा अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। गोल्ड को पढ़ा जाता है ऑरेट, ऑरेट। क्या पढ़ा जाता है? ऑरेट। कोबाल्ट को पढ़ा जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। प्लेटिनम को पढ़ा जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। बोरान को पढ़ा जाएगा बोरेट। सिलिकॉन को पढ़ा जाएगा सिलिकेट, सिलिकेट। प्लेटिनम को पढ़ा जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। इस तरीके शब्द आ जाएंगे। बात आ रही समझ में? तो यदि हमारा आयनन क्षेत्र ऋण आयनिक होगा तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 जोड़ दिया जाएगा। एग्जाम्पल ये रहे, जैसे ये ऋण आयनिक है, फेरेट, निकिलेट, अर्जेंटेट, ऑरेट, कोबाल्टेट, प्लेटिनेट लिख दिया था पहले ही, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। बोरान है तो बोरेट, सिलिकॉन है तो सिलिकेट। इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया। अब ऑक्सीकरण संख्या अंकों में लिखनी है 1 2 3 4। उसके लिए क्या होगा? 7वां पॉइंट है ऑक्सीकरण संख्या के लिए पहली कंडीशन इसमें हो सकती है कि आयनन क्षेत्र पहले लिखा हो, मतलब धन आयनिक हो। यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु को मेटल M से दर्शा रहा हूँ, यहाँ लीगेंड को Ln से दर्शा रहा हूँ, तो ये धन आयनिक होगा और ये पूरा ऋण आयनिक हो जाएगा। यही बात है। तो A और L
लीगेंड, ए और लीगेंड, ए और लीगेंड। ए अगर प्लस है, ये भी प्लस है, तो ऑक्सीकरण संख्या जुड़ जाएगी। अगर ए माइनस है, ये भी माइनस है, तब भी ऑक्सीकरण संख्या जुड़ जाएगी। अगर ए प्लस है और ये माइनस है तो घट जाएगी, और अगर ए माइनस है, लीगेंड प्लस है तो भी घट जाएगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर अगर मतलब ये पहले लिखा और ये बाद में, तो ये धनावेशित होगा, ये ऋणावेशित होगा। तो अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो ये प्लस लिखा जाएंगे इन पे चिन्ह। मतलब अगर ये धनावेशित है और लिगेंड भी धनावेशित लिगेंड है तो प्लस लिखा जाएगा। ये माइनस तो प्लस, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस करने पर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, या इसके लिए भी नियम फॉलो करेगा। मान लो पहले ये आ गया और बाद में आयनन क्षेत्र आया, तो अब इस पर पूरे पर प्लस चार्ज हो जाएगा और इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा, तब भी ये नियम लगने वाला है। तो ऑक्सीकरण संख्या कब जुड़ेगी कब घटेगी वो देख लो। अगर दोनों प्लस की हैं तो जुड़ जाएंगी, दोनों माइनस की हैं तब भी जुड़ जाएंगी, एक प्लस और एक माइनस की तो घट जाएगी यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट ए। पॉइंट बी के लिए इस तरीके से कोई लीगेंड उपस्थित होता है, एम केंद्रीय धातु परमाणु लीगेंड, और इसके ऊपर प्लस माइनस लगा हो, प्लस या माइनस लगा हो, मतलब आयनन क्षेत्र है ही नहीं, तो इसको आयनन क्षेत्र माना जाएगा। तो ए और ये लीगेंड, तब क्या होगा, अगर ये प्लस ये भी प्लस तो घटेगा, अगर ये माइनस ये भी माइनस तब भी ऑक्सीकरण संख्या घटा के लिखी जाएगी, अगर ये प्लस ये माइनस तो जोड़ के लिखी जाएगी, अगर ये माइनस ये प्लस तब भी जोड़ के लिख दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा IUPAC नामकरण करने की विधियाँ। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ोगे, टाइम खत्म हो रहा है इसलिए मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ इसको। चलिए ठीक है, जय हिंद।